नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1876 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1880 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1888 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए 1876 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। चलिए बात करते हैं। इसे वायसराय लिटन ने पारित किया था। इस एक्ट के जरिए तत्कालीन भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अखबारों पर नियंत्रण लगा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आपको बताना ऑप्शन ए ह्यूम, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। चलिए बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी JB कृपलानी, ऑप्शन डी नरसिंह मेहता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे थे। यह आंदोलन 20वीं शताब्दी के 50वें दशक में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के जरिए विनोबा भावे ने देश भर में भ्रमण करके बड़े बड़े भूस्वामियों से भूमि दान में मांगी तथा उन्हें भूमिहीन किसानों को बांट दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी राजेंद्र लाहिड़ी। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन है भगत सिंह। भगत सिंह काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। चलिए बात करते हैं। काकोरी लूट कांड 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। इस कांड में अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल तथा राजेंद्र लाहिड़ी के साथ अन्य 6 लोग शामिल थे, जिन्होंने लखनऊ सहारन पैसेंजर ट्रेन लूटी थी। भगत सिंह जी इस कांड में शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, सुबंध, घटपर्ण, छपकांक, वीरसेन इन सभी में से क्या समानता थी? ऑप्शन ए ये सभी गुजरात के शासक थे, ऑप्शन बी ये सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, ऑप्शन सी ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ऑप्शन डी ये सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा वह है आपका ऑप्शन सी, ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, वर्ष 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका एवं उसे मारने का प्रयास किया था, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? आपको बताना ऑप्शन ए कर्जन वाइली, ऑप्शन बी किंग्सफोर्ड, ऑप्शन सी जॉन मार्ले, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 10 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बिहार के जिले के जज किंग्सफोर्ड को बम से मारने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने बम हमले में 2 अंग्रेज महिलाएं मारी गईं। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को 19 वर्ष की अवस्था में फांसी पर चढ़ा गया तथा प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के डर से 1 मई 1908 को मोकामा बिहार में आत्महत्या कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध के कृषक आंदोलन का नेता था ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी अल्लूरी सीताराम राजू। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र। अवध कृषक आंदोलन की शुरुआत 1920 में
बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवाद दर्शन का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी व्यवसाय। महात्मा गांधी के विचारों को गांधी दर्शन कहा गया है। इसके अंतर्गत अहिंसा, ब्रह्मचर्य तथा सत्याग्रह को स्थान दिया गया है। गांधी जी का मानना था कि आर्थिक एवं सामाजिक मान्यताएं राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देती हैं। उनके दर्शन में व्यवसाय का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। गांधी जी ने आत्मनिर्भर ग्राम समाज की संकल्पना पर जोर देते हुए व्यवसाय के जरिए मुनाफाखोरी की निंदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब होगा वह आपका ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के प्रणेता के रूप में सम्मानित भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी नाटक की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी के अतिरिक्त भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी इत्यादि नाटकों की भी रचना की है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी पेशवा माधवराव, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी पेशवा बाजीराव प्रथम। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध का संबंध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से है। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ। इस युद्ध में हैदराबाद का निजाम तथा मराठों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। प्रश्न संख्या 11, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए ओयासियो, ऑप्शन बी केनारीज, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी वेगुएला। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जलधारा एक गर्म जलधारा है जो कि दक्षिण अमेरिका के पूर्व तट पर दक्षिण अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ती है। प्रश्न संख्या 12, ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ड्राकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी बुध। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन डी बुध। बुध का कोई एक भी उपग्रह नहीं है। यह सौरमंडल के ग्रहों में सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। जबकि बात करें तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डिमोस। बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं तथा पृथ्वी का अपना एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, आपको बताना है सिलवासा राजधानी है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप की, ऑप्शन बी दादर एवं नगर हवेली की, ऑप्शन सी दमन एवं दीव की, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश की। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब होगा वह है आपका ऑप्शन बी दादर एवं नगर हवेली की। सिलवासा अरब सागर के पास स्थित शहर है जो केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? आपको बताना है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श मिट्टी है। इसे कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षरण या अपरदन से हुआ है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है।
प्रश्न संख्या 16, ट्रिप्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपको बताना। ऑप्शन ए संपत्ति अधिकारों, ऑप्शन बी बौद्धिक संपत्ति अधिकार, ऑप्शन सी कपड़ा एवं टेक्सटाइल, ऑप्शन डी कृषि उत्पादों। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी बौद्धिक संपत्ति अधिकार। ट्रिप्स विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के न्यूनतम मानकों का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न संख्या 17, कौन सी संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का वितरण का केंद्र है? कौन सी संस्थाएं वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और वितरण का केंद्र है? आपको बताना। ऑप्शन ए शैक्षिक संस्थाएं, ऑप्शन बी आर्थिक संस्थाएं, ऑप्शन सी धार्मिक संस्थाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आर्थिक संस्थाएं। अर्थव्यवस्था में आर्थिक संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के वितरण का केंद्र है। प्रश्न संख्या 18, तंबाकू और सिगरेट अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1993, ऑप्शन बी वर्ष 2003, ऑप्शन सी वर्ष 1913, ऑप्शन डी वर्ष 2013। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब होगा आपका वो ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 2003। तंबाकू और सिगरेट अधिनियम वर्ष 2003 में बनाया गया। प्रश्न संख्या 19, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए क्रमवाचक उपागम, ऑप्शन बी गणनावाचक उपागम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब होगा वो आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही। सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत क्रमवाचक उपागम और गणनावाचक उपागम से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 20, 1 रुपये के नोट तथा 1 रुपये के सिक्के जारी करने का प्राधिकार किसे है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक को, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक को, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा वित्त मंत्रालय को। 1 रुपये के नोट तथा 1 रुपये के सिक्के जारी करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय को है। प्रश्न संख्या 21, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 25 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी 25 अक्टूबर 1948। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव एवं विश्व शांति के प्रयास करना है। इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रश्न संख्या 22, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आपको बताना। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब होगा आपका वो ऑप्शन बी हो जाएगा 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत एवं चुनाव में मतदान की आयु 18 वर्ष है। प्रश्न संख्या 23, भारत में उच्चतम न्यायालय में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। आपको बताना है भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। ऑप्शन ए केशवानंद भारती के मामले में, ऑप्शन बी शंकरी प्रसाद के मामले में, ऑप्शन सी सज्जन सिंह के मामले में, ऑप्शन डी गोकलनाथ के मामले में। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा केशवानंद भारती के मामले में। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दिया था। इस मामले में न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संविधान के संशोधन का एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी जिला एवं सत्र न्यायालय में, ऑप्शन सी संसद में, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय में। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका
वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान सदस्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में होता है। प्रश्न संख्या 25, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन है या अथवा नहीं? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का वित्त मंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन डी लोकसभा का स्पीकर। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा का स्पीकर। कोई विधेयक धन या विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का स्पीकर करता है। प्रश्न संख्या 26, बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता है और शरीर के माध्यम से गुजरता है। शरीर इस तरह उपयोग करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विसंवाहक, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी संवाहक, ऑप्शन डी प्रारंभ करने वाला। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संवाहक। बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता है और धारा का प्रवाह शरीर के माध्यम से गुजरता है। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा के हस्तांतरण की प्रक्रिया को संवाहक कहते हैं। प्रश्न संख्या 27, जब जल रक्षण कोशिकाओं में दाखिल होता है तब रंध्र ऑप्शन ए खुलते हैं, ऑप्शन बी बंद होते हैं, ऑप्शन सी खुलते या बंद होते हैं, ऑप्शन डी प्रवाहित नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, खुलते हैं। जब जल रक्षक कोशिकाओं में पहुंचता है तब रंध्र खुलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, विरामावस्था में एक वयस्क व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति क्या है? ऑप्शन ए 9 से 12, ऑप्शन बी 12 से 18, ऑप्शन सी 21 से 24, ऑप्शन डी 30 से 33। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 से 18। विरामावस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन दर 12 से 18 प्रति मिनट होती है, जबकि बात करें शिशुओं में 44 प्रति मिनट तथा नवजात शिशु में यह 6 प्रति मिनट हो सकती है। प्रश्न संख्या 29, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको बताना अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए, ऑप्शन बी चुंबक नियम के लिए, ऑप्शन सी सापेक्षता सिद्धांत, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियमों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 30, एक समतल दर्पण बनाने वाला प्रतिबिंब सदैव होगा। आपको बताना है ऑप्शन ए भ्रामक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन डी परावर्तित प्रतिबिंब। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण बनाने वाले प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होते हैं क्योंकि परिवर्तित किरणों किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती और नहीं मिलती हुई प्रतीत होती है। इसके लिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।